असा नाज़रीन कराम, हम ऐसी सिचुएशन में पहुँचे हैं आमतौर पर तो डिस्कस हो रहा है जी जलसा क्यों नहीं किया पीटीआई ने, क्या सूरत हाल है, सुबह सुबह क्यों गए थे आज़म सवाती उनको मिलने के लिए, किसने भेजा था, कैसे इजाज़त मिली, क्या हुआ, क्या सच में पीटीआई के अंदर कुछ लोग मिले हुए हैं, या इमरान खान के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सी अहम बातें कर रहे हैं कि आइंदा 2-4 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बैठे हुए थे, हमारे एक पार्टिसिपेंट अभी तारब मैं उनके कराऊंगा, जहाँ बैठे हुए थे मुझे बहुत सी बातें बता रहे थे कि आइंदा जो 3-4-6 महीने में होने वाली हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत में बहुत फ़र्क भी पड़ सकता है और बहुत सूरत बदल भी सकती है। बिल्कुल ये उनका अपना तज़िया है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगा वैसे तो। लेकिन क्या सचमुच पाकिस्तान की सूरत ऐसी है कि उसको हम बिल्कुल आइंदा 2-4 महीने बहुत गौर से देखें? मेरे साथ जहाँ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, मनीफ फ़ारूक साहब, इसार राना साहब, और स्टूडियो में ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। रिटायर्ड भी कहते हैं लेकिन ब्रिगेडियर कभी रिटायर्ड नहीं होता, हमेशा ब्रिगेडियर होता है जी। मैं इनसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ये जिस तरह की आइंदा 3-4 महीने का नक्शा खींच रहे हैं, मैं बहस आज उसी के गिर्द घुमाना चाहता हूँ। फ़ारूक में सब क्या कहते हैं आपके आइंदा 3-4 महीने में क्या हो सकता है? हम तो सिर्फ इसी पे अटके हुए थे कि इमरान खान का जलसा जो था वो पोस्टपोन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आप तो बहुत लंबी कहानी सुना रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। बात यह है कि ठीक है, ये जलसे हो रहे हैं, जमात इस्लामी, टीएलपी, जेयूआई, फिर ये पीटीआई, अभी फिर ये 8 सितंबर की बात कर रहे हैं, 27 अगस्त को लाहौर की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हमें ज़रा लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। मेरे लिए ये चीज़ें ठीक है, ये रोज़मर्रा के मामला हैं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अगले चंद हफ्तों में, 8 से 12 हफ्तों में मैं कोई 3-4 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन देख रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ जिनकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान की सियासत, जैसे आपने फरमाया, सियासत होगा, हमारी मईशत होगी और इंटरनल स्टेबिलिटी के हवाले से। वो ज़्यादा बात है कि दहशत गर्दी और ये जो इकॉनमी है, ये अभी तक पैरेलल में हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन पहली बात है कि जनरल फैज़ हमीद का जो FGCM है, जो कि इस वक्त चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट होता है, और उसके नतीजे में मैं ये आजकल बड़ा सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे कि वाकई हम सुनेंगे कि बानी पीटीआई जो है उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है। जाहिर बात है इसकी भी इम्प्लीकेशन है एट दी इन दी पॉलिटिकल लेवल। दो बातें हो गई जी। उसके बाद देखें अक्टूबर के एंड में हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अब अगर आपको याद हो, जो यही चीफ जस्टिस साहब जब आए थे पिछले साल, तो 2.5-3 महीने पहले इनका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था या नोटिफिकेशन इसको आप कहें, वो हो चुका था। लेकिन अभी देखें अगस्त ख़त्म होने वाला है, जो नए जो चीफ जस्टिस सीनियरिटी में हैं अभी तक उनकी नोटिफिकेशन की कोई खबर नहीं है। एक तो ये बात, और हो सकता है कि अगले चंद दिनों हफ्तों में हुकूमत की क्या प्लानिंग है, वी डू नॉट नो। एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान कि कोई नया कानून आ जाता है, कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है, इनकी रिटायरमेंट आने वाली है, बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और है। दूसरी ये है कि सितंबर के महीने में फिर जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक होप दिलाई है कि जनाब IMF का पैकेज जो है वो सितंबर में हमें हो जाएगा। वैसे पहले तो हमें अगस्त कहा गया था, और हमारी जितनी मईशत आके जो माइलस्टोन्स हैं वो तो सारे IMF पैकेज का उसका दारोमदार है। अब आज उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इस्लामिक बैंक जो बैंक्स हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम उनसे भी निगोशिएट कर रहे हैं, बिकॉज IMF पैकेज के लिए जो फाइनेंशियल गैप है अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, वो भी पूरा करना है। और उसके बाद मेरा ख्याल है इट में भी टू अर्ली, लेकिन नहीं, उसमें भी अब तकरीबन आप देखें 10 हफ्ते रह गए। 6-7 नवंबर को वाशिंगटन अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ट्रंप वर्सेस कमाला हारिस, बिल्कुल दो मुख्तलिफ सोच हैं, और दोनों की मैं समझता हूँ मुख्तलिफ सोच हैं एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। अब उनमें से अगर ट्रंप आ जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में। अगर कमाला हारिस आ जाती है तो वही बाइडन वाली पॉलिसीज चलेंगी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। सो मैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, आपने 4 चीजें गिनवाई संगे मील जी। मनीफ फ़ारूक साहब, ये मैंने जानबूझ के पहले इनसे बात शुरू कराई है, इन्होंने 4 संगे मील बताए हैं जी, जो आने वाले हैं। चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का मुकदमा जो है अपने नताज पर पहुंच रहा है, और उसके और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं, IMF से कर्जे की हमारी कोई फाइनलाइजेशन होने वाली है। इसके इम्पैक्ट इनके ख्याल में आइंदा 3-4 महीने में पाकिस्तान पे बहुत गहरे पड़ने वाले हैं। आप इस सारी सूरत हाल पे क्या करते हो? हम तो अभी यही सोच रहे थे कि जलसा क्यों पोस्टपोन हुआ, किसने किया, किसका ताल्लुक था, क्या मामला है।
या ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हमीद पे बात कर रहे थे। आप इस पूरी सूरत हाल पे क्या देखते हैं जी? जी मीठा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि ये 2 3 4 चीजें जो भी बघेड़ी साहब ने भी गिनवाई, इन सब की अहमियत अपनी जगह जरूर है। लेकिन हमारे जो यहाँ एक जिसे हम कहते हैं जो परोकियल या लोकल इश्यूज होते हैं, उनमें जारी बात है जो पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रहा है वो ये जो जनरल फैज हमीद साहब का ठीक है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसकी प्रोसीडिंग है। और जो बहुत से लोगों ने इससे उम्मीद लगाई हुई है कि इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से निकलेगा, बिलवास्ता या बिलावास्ता, और वो एक फाइनल ब्लो साबित होगा इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ की जो एक सियासत का उनका सारा सिलसिला है इस वक्त उसको। अब जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा होगा कि अगर तो इसका राब्ता डायरेक्टली निकल आता है तो फिर उसके बड़ी ड्रास्टिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इमरान खान साहब के लिए। अभी भी वो इक़्तिदार से दूर हैं, बेशक उनकी जमात से इक़्तिदार खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन अगर ये राब्ता साबित होता है और अगर वाकई उनका मामला भी फौजी अदालतों की तरफ जाता है तो ना सिर्फ ये खतरनाक प्रेसिडेंट होगा बल्कि इससे शायद ये भी हो कि एक ऐसी मिसाल कायम की जाए, और शायद मिसाल कायम करने के लिए कोई ये चाहता भी है कि मिसाल कायम हो कि इसके बाद जो सिविलियन स्पेस हमारे मुल्क में बड़ी तेजी से इरोड हुई है वो शायद फॉर गुड आई वुड से या कम से कम अगले 5-10 सालों के लिए वो मजीद खत्म हो जाएगी। अच्छा। और जी हाँ, मतलब मुझे इस बात के भरपूर खदशात हैं, और ये मैं जरूर कहूँगा कि बेशक इमरान खान साहब से बेशुमार गलतियां हुई हैं, लेकिन ये भी ज़हन में हमें रखना चाहिए कि जो मिसाल कायम होने जा रही है वो बड़ी परेशान कुन है अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो। बट डिपेंड करता है कि इसका आउटकम क्या हो, लेकिन जो हालात हैं वो तो कोई अच्छा इशारा नहीं दे रहे। ठीक है। और लग यही रहा है कि तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आप इस पूरे कॉन्टेस्ट में ये देखते हैं कि आइंदा दिनों में जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद फैज़ हमीद का मुकदमा है, और उस मुकदमे के नतीजे के तौर पर सिविलियन अथॉरिटी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो मजीद अरोड होगी, यही लगता दिखाई देता। अगर वो हुआ जो होता दिखाई देता है, ये आपका नुक्ता नज़र है। साराना साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? बड़ी मुख्तसर तौर पर बात हुई है, आप इस पर क्या मुफस्सल क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं? फिर हफीजुल्लाह न्याई साहब भी अगर ज्वाइन कर लिया है तो फिर मैं उनसे उनकी राय लूँगा। जी देखिए, मुनीब साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं उसके खदशात तो बहरहाल मौजूद हैं, और इस पे मुख्तलिफ जानिब से बात भी होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फैज़ हमीद साहब वाला मामला खुलता है तो ये इस खाली इमरान खान के ऊपर नहीं जाके ख़त्म होगा, इसमें फिर और भी बहुत सारे फैक्टर सामने आएंगे। मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा का किरदार भी आएगा, क्योंकि वो बहरहाल जनरल बाजवा के अंडर ही काम कर रहे थे, और अगर वो अपने मर्जी से कर रहे थे तो फिर एक सवाल पैदा होगा कि जो चीफ ऑफ द स्टाफ थे वो क्यों बेखबर थे इन सारी चीजों से। फिर आपके वजीर दिफा खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि जनरल बाजवा इस रिजीम चेंज में मुलविस हैं, और उन्होंने मुलाकातें की हैं, खुफिया और सारी चीजें हुई हैं। तो अगर मेरा ख्याल है कि ये बात खुलती है तो ये फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि जो जिस तरफ मुनीब साहब इशारा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक हम जुल्फकार अली भुट्टो का लाशा उठाए फिर रहे हैं और उसको हम दफन नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं से कभी हम अदलिया पे डालते हैं, कभी कहीं डालते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि उनको फांसी जो है वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में और उनकी आशीर्वाद से और उनकी उसमें हुई। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सान्या होगा कि अगर हम हिस्ट्री को दोबारा दोहराएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो सिविलियन हैं उनको इसी तरह का मामला देखना पड़े। और एक चीज़ इसमें ज़रूर पॉजिटिव है कि अगर आज जनरल फैज साहब के हवाले से ये सब कुछ हो रहा है तो एक प्रेसिडेंट तो बन गया कि आने वाले दिनों में फिर कोई भी इससे मुबर्रा नहीं। वो तो बात ठीक है, लेकिन बात इधर जाते दिखाई देती है। हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद हैं ये हमारे साथ। फारूक साहब, मैं उतनी देर में आपसे बात करता हूँ। कॉल उनकी ड्रॉप हुई है,
कि ये जो सारी सूरत हाल है, राय तो उनकी भी वही है, इसार राना की भी, और सबकी राय यही हो सकती है कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि आम तौर पर जब आप कोई एक आर्मी टारगेट बनता है, जैसे मुशर्रफ बना था, लोगों ने कहा कि शौकत अजीज़ को ही पकड़ो, फलां को ही पकड़ो, फलां को ही पकड़ो, मुकदमा चलाना है, सबको चलाओ। लेकिन राय ये बनी कि जिसको टारगेट करना, जो मेन कल्प्रेट है, उसको हिट करो। वो तो एक अलग बहस शुरू हो जाती है जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। आपको दिखाई क्या देता है ये हमारे जो मनसूबा साज हैं, उनके जहन में क्या मनसूबा हो सकता है कि इसके नतीजे के तौर पर, ज़ाहिर है उनके नतीजे में तो यही होगा कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी हो। वो क्या बेहतरी सोच रहे हैं इस मामले में? देखिए, इस वक्त तो मंसूबा साज कोई नहीं, अब तो आपको आफ्टर इफेक्ट ही नजर आ रहे हैं हर चीज के। जो फैज हमीद साहब ने किया है वो बेसिकली पोस्ट रिटायरमेंट उनके ऊपर इल्जाम हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की है। अब उसमें ये देखना है, और जो इल्जाम है वो ये है कि फैज हमीद साहब ने और इमरान खान साहब ने बहुत कुछ किया है जो इल्जाम है, और कहा जा रहा है कि उसका राब्ता, उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से निकलता है। वो शवाहिद या तो हमारे सामने आए, अगर नहीं मौजूद तो फिर हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि सजा क्या हो। मनसूबा साजी अगर कोई थी मेरे साथ, तो वो तो पहले बसत एहतराम बहुत सारी चीजों की हो चुकी। अब तो सिर्फ मैं और आप नताइज के लिए बैठ सकते हैं, या नताइज का हमें पता चल सकता है। ये ब्रिगेडियर साहब क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं समझता हूँ कि जो फोकस है कंसर्न्ड इदारों का वो बिल्कुल क्लियर है, वो है 9 में। अब बेशक जनरल फैज के ऊपर जो जिसकी वजह से केस शुरू है, और ISPR की जो प्रेस रिलीज थी वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे, टॉप सिटी वाले केस में, कि वहाँ पे अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। लेकिन साथ जब वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब और भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि सामने आ सकते हैं, तो जिस तरह इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना हुआ है कि क्या 9 मई में आपस में कोई कोलूजन, आपस में फैसिलिटेशन, या उनकी फैसिलिटेशन अपना PTI के लिए जो 9 मई के जो हालात थे उसमें प्लानिंग में वगैरह, अगर इस तरह के ऐसे क्लियर स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वाकई हंगामा तो होगा, इन द सेंस कि देन दे विल फोकस ऑन बानी PTI ऑल्सो। और बात वही है कि बाकी जो चीज़ें वो शायद सेकेंडरी हों, लेकिन 9 मई का फोकस जो है, जब तक 9 मई के ऊपर इतना डिले क्यों हुआ 9 मई का? देखें जी, 9 मई में डिले जो है, सारा मसला तो उनका बन गया ATCs का। अब देखें ATCs जो हैं 16 महीने हो गए हैं वहाँ पे। अब हम सुन रहे हैं कि चालान पेश हो रहे हैं, ये वो कहते हैं एविडेंस लेके आओ। अभी कल को डेवलपमेंट ये होगी कि वो उन्होंने भी कह दिया, मेरे ख्याल हाई कोर्ट ने, कि जनाब वो आप ले आएँ अपना, या ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट में, कि आप ले आएँ ये जो एविडेंसेस हैं रिलेटेड टू 9 मई। सो ये इस वक्त एक मामला आप जो समझे वोलेटाइल है, इन ट्रांजिशन है, लेकिन सारा घूम फिर के ये कि आइंदा पाकिस्तान में कभी 9 मई वाला वाक़या ना हो, सानिया ना हो, या आप करें या मैं करूं या कोई करे। सो आई थिंक सारा फोकस जो है उस तरफ जा रहा है। ठीक है, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की लाइन मिल गई है जी। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब अब बहुत सी बातें कर चुके हैं। हमारे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने एक बात की है कि आने वाले दिनों में 3-4 संग मील बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं, ये ट्रायल जो हो रहा है इस कोर्ट मार्शल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कि IMF से पैसे भी आने हैं, अमेरिका के इलेक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन हमने फोकस किया है इसी कोर्ट मार्शल पे जो तवज्जो का मरकज़ बना है। ये भी कह रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो गया जलसा जो उन्होंने करना था। सारी सूरत क्या बन रही है? मुनीफ फारूक साहब ने अपनी राय का इज़हार किया है, सारा राना साहब ने भी किया है। आप इस सूरत हाल के बड़े बाखबर हैं इन मामलात के, आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पे? शुक्रिया बहुत बहुत अमीर साहब और सारे दोस्तों को सलाम। देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि जो अक्टूबर है वो तो आज से लेकर अक्टूबर तक तो पता नहीं कितनी तगय्युरात आएंगे और कितने गर्दिश अयाम आएंगे। ये तो एक एक दिन जो है वो आपको ऐसी भरपूर खबरें जिसके लिए कई दफा जो है बंदा सालों इंतजार होता है, उसके बाद कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है जो आपको रोजाना मिलेगी। चीजों ने बहुत ही, बल्कि जब ये जलसा किया 8 जो भी सितंबर को, या तो मेरा ख्याल था कि उसके अंदर भी उनको बहुत स्पेस मिल गई है। हो सकता है 8 सितंबर तक कोई बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जो मिलिट्री ट्रायल से वैसे भी
जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो यही है कि वो 3-4 दिन के अंदर जो कुछ है सामने आ जाता है। वो कोई लंबी चौड़ी कुछ तो होती ही नहीं है। उनके ट्रायल्स का सिंपल सी बात होती है, दोनों तरफ से आर्मी की अपनी ही एक सूरत हाल होती है, वो प्रोसिक्यूशन भी वही होती है और दूसरा भी वही होती है, जिसको कहना चाहिए कि डिफेंस भी वही होते हैं खुद ही। तो मुझे ये लगता है जी कि ये जनरल फैज हमीद को ये नहीं है कि उन्होंने कोई 2 साल बाद पहुंचे होंगे, ये एक तसलसल होगा और एक टाइम रखा होगा उन्होंने कि फलां मौके पे हमने ऐसा कर लेना है। हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में ऑलरेडी वो लेट हो, और ऑलरेडी लेट है तो नेचुरली उनको बहुत सारी जो है जो मेकअप करना उस टाइम का, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम और परेशानी पैदा करता रहा है। तो मुझे अब सूरत हाल ये है कि वन विद अदर एक फैसला होना है, और इमरान खान और सैलशन के दरमियान जो जंगो जदल का माहौल है पिछले 2-2.5 सालों से, उसका फैसला होगा तो मैं इस ये काबिल हूँ कि बता सकूंगा कि अब मुल्क किधर जाएगा। कि अब फर्क 3 ही ऑप्शन है ना, कि इमरान खान साहब कोई ऐसा तरीकेकार हो कि हमेशा के लिए सियासत से बाहर हो जाए, एक ये है कि इमरान खान जेल में पड़े रहे, एक ये है कि इमरान खान के साथ कोई मामला हो जाए और वो बाहर आ जाए। तो तीनों के अंदर आपके मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो एक अपना कोर्स चलाएगा और एक अपना एक रास्ता निकालेगा, और उसके अंदर रास्ता एक ऐसा होगा, हालात में लोगों दारू नहीं कर रहा, हालात में अपना जबर होता है, तो वो हालात के जबर से अब रास्ते निकलने हैं कि क्या रिएक्शन होता है अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसको जो रोजाना की जमानतें मिली वो ना मिले, लेकिन ये भी उनके फायदे में ही नहीं जाएगा, क्योंकि फिर उसका मतलब यह है कि वो जो कहते हैं लिम्बो, नीदर है नॉट देयर। तो ये जो है ना, जो चीजों को उन्होंने दरमियान में नहीं लटकते देते रहना चाहिए देना, क्योंकि उसका कोई फायदा हो नहीं रहा कि जेल में जब है भी सही, इमरान की सियासत तो बढ़ती आ रही है। अब 2 ताकतें एक दूसरे के सामने है। इमरान खान साहब के पास पब्लिक ओपिनियन है जो कि बहरहाल उससे आपको बंदा इनकार नहीं कर सकता, चाहे उसको आप काबू में भी रखे, और फौज के पास मटेरियल पावर बहुत ज्यादा है और उनका डिसिप्लिन फोर्स है, उन्होंने एक तरीके से मुल्क को चलाया है। 72 साल तो हो गए जो मुल्क को वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं और अपनी मजीद चला रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है इतना जरूर है कि जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी के बाद आपका एक वो फैसले की घड़ी जो है वो पहुंच गई है। ठीक बात है, लेकिन हर फरीक जो है वो आर या पार की दहलीज पर पहुंचा हुआ है कि हर फरीक जितने भी है उसमें, चाहे सैलशन है, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई और फरीक है, वो सारे जो है उनमें से एक ने आर होना और एक ने पार होना, उसकी दहलीज पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है नाज़रीन कराम, सारी तफसील के साथ सूरत वाज़ेह हुई। अब हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को दोबारा जारी करते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू बहुत हमारी आप फैल गई है, हफीजुल्लाह नईस साहब ने इसको बहुत खोल के और ज़्यादा बयान कर दिया है, जिसको फ़ारूक हमीद साहब ने आगाज़ में 4 संगे मील के तौर पर बयान किया था। एसार राना साहब, इनमें बातें तो सब सही हैं, हफीजुल्लाह नईस साहब इन मामलात के बहुत जानने वालों में से हैं, उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है कि ऑप्शन क्या हो सकते हैं, कि वो रहा हो जाए, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो सियासत से रिटायर हो जाए, या वो विन ओवर वाली पोजीशन में आ जाए। लेकिन मुल्क पर इसके क्या असरात पड़ते हैं वो कहते हैं ये मैं उसके बाद बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, यानी कि अगर सही तजिया किया जाए तो इस शो डाउन के बाद ही मुल्क की किस्मत का फैसला जो है वो हो सकता है। आपको क्या मतलब, एक आसान काम है, वो कहते हैं ये जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार दे दो, बात ख़त्म करो, लेकिन इससे भी मसला तय नहीं होता। आपका मसला तय होता हुआ दिखाई कैसे देता है? देखिए सर, मैं हफीजुल्लाह न्याजी भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान ने किस सम्त जाना है ये तो तय तब होगा जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो भी हो उसका कोई एक फैसला हो जाए, या इमरान खान को अवामी लीडर मान के और उसके वोटों को तस्लीम करके उसे वापस ले आया जाए, या ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें जाके उन इमरान खान के लिए कोई जो भी किया जाए। लेकिन एक चीज मैं अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है इसमें माइनस इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हम किसी तरह बाहुक को अदालतें 1.5 साल 2 साल में इमरान खान पे कोई चीज साबित नहीं हो सकी तो हम फौजी अदालतों में जाके अगर कर देंगे
तो ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम किसी तरह भी नहीं रुक सकेगा। जो अब यहाँ है ये एक तूफान बन जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर पहले ही पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके बहुत बातें हैं। ना सऊदी अरब, ना चीन, ना कुवैत, ना कोई मुल्क जब भी उससे बात करो तो वो सबसे पहले कहता है कि आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। तो ये इस्तेहकाम फिर इस सतह पे चला जाएगा, इस सतह पे बदनज़मी चली जाएगी, चाहे भी इमरान खान को फांसी दे दें, जो मर्जी कर लें, कि फिर पाकिस्तान में इस्तेहकाम को संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है, मेरी आज जाना राय ये है कि इमरान खान भी एक कदम पीछे जाएं, एस्टेब्लिशमेंट भी एक कदम पीछे जाए। ये दो हकीकतें हैं, दोनों को माइनस नहीं किया जा सकता। न इमरान खान की अवामी ताकत को माइनस किया जा सकता है, न एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के अंदर जो ग्रिप और ताकत है उसे इनकार किया जा सकता है। और इन दोनों के टकराव का नतीजा पाकिस्तान की तबाही है जो हमारी सामने आ रही है। शहबाज शरीफ जैसे लोग और इस तरह के लोग, नाअहल लोग जो हैं, वो इन दो लड़ाई की वजह से बैठे हुए और 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में अपने अनाव के फॉल्ट से बाहर निकल के एक दूसरे को तस्लीम कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान इस दलदल से बाहर निकल सके। आपकी बात मुकम्मल आ गई। फारूक अमीर साहब, ये इनकी थ्योरी और बहुत से लोगों की थ्योरी ये है कि इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि इमरान खान के साथ मुल्क चल नहीं सकता। कुछ लोगों की थ्योरी है, मेरी थ्योरी नहीं, मैं लोगों की थ्योरी बयान कर रहा हूँ। मैंने भी तो क्लैश कराना है ना, प्रोग्राम करना है, हर कोई बात तो करनी है मैंने। कुछ लोगों की थ्योरी ये है, अब ऐसी सारी सूरत, ये कहते हैं दोनों अंडरस्टैंडिंग कर ले, एक कदम पीछे आ जाए, एक कदम, बाकी सब नलायक है, इररेलेवेंट है। ऐसा सियासत पे हुआ करता है, इररेलेवेंट लोग रेलेवेंट हो जाया करते हैं। मीर साहब, भुट्टो साहब थे तो लगता था भुट्टो के मुकाबले में कोई नहीं है, और वो सारे के सारे रेलेवेंट हो गए थे फिर। तो ये क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई देती है? मीर साहब देखिए, हमारी पॉलिटिक्स बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। उस हवाले से हमने माजी में भी देखा है कि जो लोग काफ़ी हट गए थे, पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो गए थे, या बहुत उनके पार्टीज को नुकसान हो गए थे, जब हालात बदले तो फिर वो दे बाउंस बैक पॉलिटिकली। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मामा इतना टाइम नहीं कि हम वो सारा उनका जिक्र करें। मैं ये समझता हूँ जो एसआर राना साहब ने बात की है, देखें इमरान खान ने लास्ट ये कहा था कंडीशनल माफ़ी। मैं अगर ये कहूँ कि ये कंडीशनल का लफ्ज़ अगर वो निकाल दें और इसको माफ़ी के रिग्रेट करें कि इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ हिज पार्टी, फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, कि ये सारा ये जो वो कहते हैं वो तो पॉपुलर आदमी है, माफ़ी तो उससे मांगी जाए, अब तो वो ये कहते हैं। नहीं, लेकिन देखे ना, इससे तो फिर स्टेलमेंट तो जारी रहेगा, वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो जारी रहेगा। वो कहते हैं एक कदम फिर वो पीछे आए, एक कदम वो पीछे आए, तो होना यही चाहिए। कदम मुझे नहीं मालूम क्या मैं यही कहता हूँ, या तो फिर कोई इंटरनेशनल रेफरी आ जाए जो दोनों को एक एक कदम पीछे रखे, लेकिन ऐसा करेंगे तो शायद उसका ओवरनाइट इफेक्ट भी एकदम आएगा। सडनली द मूड विल चेंज, द सेंटिमेंट विल चेंज इन दिस कंट्री। लेकिन बात फिर वो याद है कि 9 मई जो है वो, उसके बारे में ये तमाम केसेस 9 मई पे इनके जो सारे इल्ज़ाम है उनका फिर क्या बनेगा। तो लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ जो माफ़ी होगी नॉन अनकंडीशनल, वो भी होगी 9 मई के हवाले से, या ओवरऑल जो भी पाकिस्तान में हालात हुए पिछले 2.5 साल में, तो वो बड़ा माफी का लफ्ज़ एज अ पॉलिटिकल लीडर सुनेंगे बड़ा पद। लेकिन एक मैं क्विकली बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो हफीज़ नज़ीर साहब कहते हैं, देखें मीर साहब, फील्ड जेल कोर्ट मार्शल जो है इज बिल्कुल स्पीडी ट्रायल कोर्ट है। ये नहीं कि यहाँ पे महीनों महीनों केसेस लटकेंगे, नो, बल्कि मैं तो जो सिस्टम को जानता हूँ उसमें बिल्कुल इनको अपना भी काउंसलर है, इनका एक ऑफिसर होगा जो उनको असिस्ट भी करेगा, डिफेंस काउंसिल, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन, फिर जरा होगी तमाम साइड के जो आएंगे अपना विटनेसेस, चाहे प्रोसिक्यूशन के हों चाहे इनके जनरल अफेयर्स के अपने विटनेसेस हों। तो ये नहीं है कि 4 दिन में कोई काम हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, बट डेफिनेटली इट विल टेक maybe may go in weeks, लेकिन not in months definitely। तो ये स्पीडी ट्रायल होगा और जस्टिस भी स्पीडी होगी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात को वहीं शुरू करते हैं जहां ख़त्म की थी। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, ये मसला ये आ पड़ा है कि वो कहते हैं कि जी दोनों पीछे हटें तो बात बनती है। कुछ लोग, मैंने जैसे दूसरा एक रुख पेश किया, कुछ लोग कहते हैं कि कहते हैं इमरान खान के साथ कुछ मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, कुछ कहते हैं कि उसके बगैर आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपको नज़र क्या आता है, आप
इन अमूर के जितने माहिर हैं आप अच्छी तरह जानते हैं और इस पर सच भी बोल देते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक। आपको क्या लगता है? मीर साहब, पहली बात तो है कि हमारा जो फौज है तो बिल्कुल मेरी ये बात पल्लू से बांध दें, खातर जमा रखें कि फौज ने बिल्कुल वही करना है जो कि 73 साल से वो हर एक के साथ करती आई है। इसके अंदर आपने देखे कि हम मुल्क भी तोड़ा चुके हैं। ये नहीं कि हमारे पास कोई तजर्बा नहीं, हम फौज को हर तरह के इक़्तिदार का एक वसी अरीज तजर्बा है जिसके मुल्क के अंदर कई बहरान पैदा हुए और वो उसे नंबरदारमा होते रहे। तो फौज जो है, जो इसाक कह रहे थे कि जी एक कदम पीछे हटे, ये कोई होता है ना सियासी डायलॉग, तो उससे फौज पीछे हटती है। फौज को तो ये बताना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि वो किस हद तक पीछे हटते हैं। एक हद वो है जो नवाज शरीफ साहब ने मॉडल पेश किया था 2000 में कि तज़हीक आमेज तरीके से उन्होंने मुआहिदा किया और पाकिस्तान से जाना पड़ा उसके साथ कि मैं हिस्सा नहीं लूंगा, और उन्होंने किया। अच्छा, कतन जैसे कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और जब 24 या 25 नवंबर 2007 को वापस आए तो फिर दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान के अंदर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नवाज शरीफ था। उसको कोई बंदा उसके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि पंजाब में तो ये 100% ये सूरत हाल थी कि उस। अच्छा, अब 2021 के अंदर नवाज शरीफ का जो बयानी है इमरान खान साहब को शिफ्ट हो गया, वो पॉपुलैरिटी भी वो चली गई और उस पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है कि जिस तरीके से फौज हैंडल कर रही है, ये एग्जैक्टली इसने ये तरीका मिलता जुलता है जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान के इसको हैंडल किया था। और जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी या बड़ी है तो फौज जो है और सख्त होती जाती है, क्योंकि वहां पे फौज के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो का ये हिसाब नहीं है जो आपने जाके जंग के मामला हो तो खुल के बहस होती है। लोग दे पुट देयर फुट डाउन, ऑफिसर वो कहते नहीं सर ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये गलतफहमी है कि कोई बंदा जाके आसिम मुनीर साहब को बता दे कि हालात हाथ से निकल गए और इमरान खान साहब मुल्क के अंदर छा गए हैं, या कोई बंदा जाके इवन इन बिटवीन जो ऑफिसर्स है उनको जाके बता सके। तो ये एक ऐसा सुकम है जो मैं कई दफा सोचता हूँ कि इसका इलाज क्या है कि जो पोलिटिकल एरिया जो चीजें हैं फौज उस तरीके से नहीं उसको गिरफ्तार जो पहुंच सकती या उसका वो नहीं है, उनको अप्रोच ग्राउंड रियलिटीज क्या है। दूसरी बात यह है कि फौज कन्विंस्ड है और उनको आप नहीं कन्विंस दूसरी कर ही नहीं सकते कि जो कुछ हुआ है एक गलत झूठ और एक मकर फरेब के ऊपर उनके खिलाफ एक बयानिया मुल्क में बेचा गया है। उनको इसका अलहदा गुस्सा है, बजाय इसके कि उसको ये कहेंगे चलो जी यार आप रास्ता निकालें। ये सियासतदान होते हैं, सियासतदानों में भी आपने देख लिया इमरान खान साहब की खूबसूरती तो देखे ना कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने कहा मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, यानी कि वो रियाज मलिक के साथ भी चल सकते हैं, वो बाजवा के साथ भी चल सकते हैं, वो आसिम मुनीर साहब के साथ भी चल सकते हैं, सियासतदानों से बात नहीं करनी। वो ऐसी फैज जिसकी करप्शन की जो मेरा कहना है होश रमा कहानियां आपके सामने आने वाली है, इसके साथ वो 10 साल और गुजार सकते हैं, कोई इशू नहीं है इमरान खान साहब का। वो जो लेकिन इसलिए कि उनके पास कोई सियासी जेन तो था नहीं और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है फॉर पब्लिक, उसकी पोलिटिकल है। तो ये एक ऐसा मखफस है कि मुझे नहीं समझ आती कि ये तो मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाए फिर मैं दिमाग लड़ाऊं तो पता नहीं मैं क्या हल निकाल सकूंगा नहीं निकाल सकूंगा, या हम तो अभी तुम्हारे दिमाग भी नहीं काम कर रहा। इस वक्त आप एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जो हमारे पास इस तरह के ऐसे अमकारात पहले भी आए हैं। एक मुजीबुर रहमान की सूरत में, कराची में की हद तक अल्ताफ हुसैन की सूरत में आया कि जहाँ पे वो ऐसा लगता था कि फौज को फंसाने के लिए उन्हें तन मन धन लगा दी और बिल आखिर उनका क्या बना, फौज क्या बना, ये तारीख कहते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो आप या हम जो बैठे हैं दानिश्वर, हम ठीक है एक अच्छी नीयत के साथ बात भी कर रहे हैं, आगे भी चला रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कोई बस में है या हमारी कोई जो कैपेसिटी में है, और हो सकता भी नहीं है कि बात भूल जाती है कि फैज के से आया जो स्पेकुलेशन है। और मेरी एक किसी में जो सीनियर ने पिछले हफ्ते जुम्मे को बुलाया तो मुझे कहता क्या देख रहे हैं, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ आपसे कि आप बंद गली में फंसे हुए हैं। तो उसने कहा हम तो नहीं फंसे हुए उनके साथ सदान वट एवर। तो मुझे पता क्या 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 आप कहाँ जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा जी उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब आपका इमरान खान साहब की जो मैंने पहले जो अर्ज की थी क्या उनके दरमियान में एक हत्ती फैसला नहीं हो जाता। ठीक बात, कौन जीता कौन। मैं दोबारा आता हूँ हफीज खान साहब आपकी तरफ।
हमारे पास इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी। मुनीफ फ़रूक साहब की लाइन हमें मिल नहीं रही। इफ्तिखार साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने ज्वाइन किया है। उनसे मैं इफ्तिखार साहब बड़ा आम सीधा सवाल कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब ने सवाल उठाए थे कि 4 बातें होने वाली हैं। ये जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, और हफीज़ुल्लाह न्याज़ साहब ने डिटेल बताई कि इमरान खान के साथ क्या हो सकता है। उसके बाद हमारा IMF का मायदा होने वाला है, अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, और ये कि हमारे चीफ जस्टिस का भी तबादला होने वाला है। ये चुनाचे 3-4 महीने हमारी तारीख के बहुत अहम दिन हैं। आप इस पूरे नक्शे पर क्या 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 तस्वीर खींचती है अपने जहन में? इन दोस्तों के जो नुकात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। चीजें तो इसी तरीके से चलेंगी, और जो जहाँ तक चीफ जस्टिस का तल्लक है वो रिटायर हो जाएंगे, तब्दील नहीं होंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो अमेरिका का इलेक्शन उसके बाद होगा, उसके अमेरिका के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो तो उसके बहुत बाद आते हैं। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, ये देखना पड़ेगा। लोगों का ख्याल है कि अगर ट्रंप आएगा तो उसका एक पार्टी को फायदा होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। जो भी कोशिश करनी थी उस पार्टी ने पाकिस्तान से बाहर वो कर चुकी है। बरतानिया में भी, अमेरिका में भी, और न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आज से कुछ दिन पहले का लिखा हुआ एक पूरी खबर है वो भी हमारी नजर से गुजर चुकी है। अब जो कुछ होना है वो पाकिस्तान में ही होना है, मैं इन दोस्तों से इत्तेफाक करता हूँ। और वो डिपेंड करता है कि क्या इसका कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा, बस ये देखने वाली बात है। बिकॉज ये बहुत बड़ा फैसला होगा अफवाज पाकिस्तान का कि वो कोर्ट मार्शल करते हैं या नहीं करते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस कोर्ट मार्शल में फिर कहानी कहाँ जाती है, उसका मौक़िफ़ क्या है, और कोर्ट मार्शल से मामला खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये तो फिर एक लंबी अदालती बहस है, सजा होगी, सजा को चैलेंज किया जाएगा, उस चैलेंज के अंदर पता नहीं कौन क्या कहानी सुनाता है। इसका मतलब है कि गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी जहाँ तक सियासी फ्रंट है। ये अफसोसनाक होगा। IMF का जो मायदा है या IMF का जो उन्होंने वादा हमसे किया है वो अगले महीने पता लग जाएगा कि उसकी सूरत हाल क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, आई होप सो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं बेचारे, उनको कोई मौका मिलेगा उनके लिए, पाकिस्तान की हुकूमत को कि कोई बेहतरी उनके लिए कुछ कर सके। अगरचे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब तक सुकून नहीं आएगा सियासी तब तक ये मुश्किल है। क्योंकि देखना अजीब बात है कि आप कल वहाँ पे तरनोल में कर रहे हैं जलसा, फिर 7:30 बजे तरनोल का जलसा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप कहानियाँ चलाते हैं कि जी रात लोग आपसे आके जेल में मिले, उन्होंने आपको ब्रीफ किया, उस ब्रीफिंग पे आपको यकीन आ गया कि आप पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए आपने जलसा खत्म कर दिया। लेकिन साथ ही कह दिए 27 को लाहौर में जलसा होगा, और पता नहीं 8 को या 7 को किसी और जगह जलसा होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसको खत्म होना होगा, तब हम आगे जा सकते हैं। ठीक बात जी। ये नाज़रीन, हम एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करें जो हम नहीं समझ पाएंगे। फ़िलहाल हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ठीक कह रहे हैं, जब तक कुछ चीज़ों का फैसला नहीं होता कि आने वाली सूरत हाल पाकिस्तानियों के लिए कैसी होगी। एक वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने सारी सूरत हाल देखी, सुनी, गौर किया, तज़िया देखा है कि 4 संग मील जिनका हमने जिक्र किया उनके हवाले के साथ क्या सूरत हाल है, उसके हवाले के साथ हमने बहस की। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो है मुल्क की सूरत हाल पर है, आने वाले दिनों में उस नक्शे पर है जो एक कोर्ट मार्शल के नतीजे के तौर पर सामने आ सकता है, या इमरान खान के बारे में जो फैसला स्टेट ने करना है उसके नतीजे के तौर पर सामने आ सकता है। रद्द अमल लोगों का क्या होता है, कैसे होता है, आवाम का मुस्तकबिल क्या बनता है। ये सारी बहसें हैं जो इस वक्त प्रेडिक्टेबल दिखाई नहीं देती है। जी, हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने तज़िया पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई सही तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जी एसार राना साहब, क्या आपको अंदाज़ा होता है, आप क्या फरमाते हैं? शायद आपको कहीं जल्दी जाना भी है, कि आप तफसील से बताइए कि क्या आप कैसे तज़िया करते हैं कि इस सारे सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए सर, मैं तो पहले भी अर्ज किए, दोबारा कह रहा हूँ, टकराव से कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी करें। और अगर आप इमरान को माइनस करेंगे तो पाकिस्तान की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि इमरान खान साराना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने
इसलिए बयान करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि उसको शामिल करके एक और मुसीबत आ जाएगी, और वो हो नहीं पा रहा। नहीं सर, उसमें भी इमरान खान साहब को भी, जो मैं कहता हूँ, एक स्टेप पीछे आना चाहिए। तो उसका मकसद यही है कि इमरान खान साहब भी अपना जो गंडासा है वो अपने वापस रखें, और क्या कहते हैं, गंडासा रख के एक पॉलिटिशियन के तौर पे अपना इमेज को बनाए। ये जो लोग उनसे खौफ का शिकार हैं कि ये हमें जिंदा गाड़ देगा, वापस आएगा तो ये हमारे साथ ऐसे कर देगा, हमें फिर जेलों में फेंक देगा, ये राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, साद रफीक कह चुके हैं, ये वाला इमेज जो है ना, इमरान खान को खत्म करना होगा। और इमरान खान को ये इमेज देना होगा कि, और अगर बड़ा देखें, वो अगर लीडर है ना, तो उसे फिर लीडर के तौर पे सामने आना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने भी तो सबको माफ किया था ना। हमने तो सीखा, ये हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है। तो अगर उसके माफ करने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, और एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को रियलाइज कर ले कि जो पाकिस्तान को पॉलिटिकल लोगों ने चलाना है, डेमोक्रेसी ने चलाना है, वरना पूरी दुनिया के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट दुनिया चला रही होती। तो अगर सब लोग अपनी अपनी पोजीशनों को रियलाइज कर लें तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ हम लोग अपनी अपनी अनाओं की जंग लड़ रहे हैं, कबीलों की जंग लड़ रहे हैं, 24 करोड़ लोगों की, जमहूरियत की, पाकिस्तान की और आइन की जंग नहीं लड़। जी फारूक हमीद साहब, बहस आपकी बात से शुरू हुई थी, अब ये सारी सूरत बिल्कुल वाजे होकर सामने आ रही है। वो कहते हैं कि इमरान भी एक स्टेप पीछे आए, और ये बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हफीजुल्लाह नियाज़ साहब ठीक कहते हैं कि फ़ौज जो तय कर देती है वो कर लेती है, और उन्होंने तय कर दिया है कि असल मसले की जड़ यही है, इससे पैदा हुआ है, वो इसको उसी तरह डील करेगी जिस तरह 70 साल से डील करती आई है। तो क्या लगता है आपको? लेकिन मीर साहब सर, अगर आपको याद हो DGISPR की कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी उन्होंने क्लियर बात की थी, अपॉलजी की। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके जवाब में इमरान खान का रद्द-ए-अमल था कंडीशनल अपॉलजी। बस मामला इधर है इस वक्त। अगर मैं फिर कहूँगा कंडीशनल का लफ्ज़ जो है वो निकाल दें, अपॉलजी की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, ताकि पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक हार्मनी की तरफ जाए, और मिल बैठें, सियासतदानों को भी मिलें, और सब मिलके कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी निकालें, बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएं। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा हल है जिसमें सारे हमारे मसाइल जो हैं उनके सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। ये मैं ये कहता हूँ कि अभी भी कार्ड इमरान खान के पास है। आपको होता क्या दिखाई देता है? मैं देखें, जब तक ये नहीं होगा, अपॉलजी वाली चीज़ नहीं होगी, तो फिर मामला एक स्टेप से आगे बिगड़ता जाएगा। क्योंकि देखें ना, कल कोई जनरल फैज़ हमीद जो है, वी डू नॉट नो वो क्या इंकशाफात करते हैं, उससे और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी। हम जिस तरह बाकी हमारे वर्दी गेस्ट कह रहे हैं, और मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया, टेंशन और क्रिएट होंगी, फ़ज़ा मुल्क में और ख़राब होगी। लेकिन अगर उस तमाम चीज़ों को अगर हम रोक लें और उस तरफ ना जाएं, और इनकी अनकंडीशनल अपॉलजी हो जाए, तो मामला बेहतर है। और हम वैसे भी एट द एज ऑफ आर पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दहशतगर्दी के, देखें ना, हमारा एक सफ़र चल रहा है इन तीन चीज़ों पे, कि हमने इन तीनों चीज़ों पे कामयाबी करनी है। तो लिहाजा, लेकिन एक मैं बात कहूँगा, उन्होंने इफ्तिखार साहब ने वो गरीब लोगों की बात की। आज हुकूमत, ऑल्दो ये थोड़ा सा हटके मैं बात कर रहा हूँ, आज हुकूमत ने जो लेटेस्ट खबर है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है गालिबन 2 हफ्ते में, क्योंकि उसमें सब्सिडी अब दे नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि फिर कोई ऑल्टरनेटिव निकाला जाए, क्योंकि आवाम के पास एक ही ये प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आउटलेट, जहाँ पे वो जाते थे कि चलो मार्केट से 2-3 रुपए कोई चीज़ सस्ती मिल जाएगी। लेकिन अगर ये भी बंद हो जाता है तो मेरा ख्याल है इट विल नॉट गो वेल। करप्शन बहुत है इन ऐसे इदारों में, करप्शन है, लेकिन एक अच्छा लेकिन मीर साहब जहाँ पे अच्छा बात की हुकूमत ने, मॉडल नया बनाना चाहिए। पहले कॉप चला था, कॉप भी इस तरह नाकाम हुआ, बिल्कुल मॉडल। लेकिन एक बात है मीर साहब, जो अच्छी फैसला हुआ है, जो मुझे बड़ी पसंद बात आई है, कि 50 गवर्नमेंट ने अलाउंस किया 50% ऑफ द कार्गो जो शिप्स हैं वो अब गवादर पे आएगी। इसका मतलब ये कि वो उनका जो गवादर में एक किस्म का जो बेचैनी चल रही है साउथ बलूचिस्तान में, ये एक बड़ा स्टेप होगा। CPEC को ऑपरेशनल करें, गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करें, गवादर एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें वहाँ पे, ताकि कुछ लोग जो है ठीक बात आप समझ आइए, क्या हम उसको भी वर्सटाइल। जी हफीजुल्लाह नाइज साहब, आप कैसे कंक्लूड करते हैं? गुफ्तगू तो आपने बहुत खुल के कर दी है, इतनी खुल के कर सकते थे कर दी है। आखिर में इफ्तिखार साहब से पूछूंगा, लेकिन आप क्या कहते हैं इस वक्त? मीर साहब देखें,
ये हमारे सारे दोस्त बड़ी सही गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी लॉजिकल कर रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि उनके अंदर ये गुफ्तगू शायद पनप ना पाए। मतलब ये मेरा अपना ख्याल है, और उसकी कोई ज्यादा उससे आप अफादियत ना रहे। मुझे 2-3 चीजें देखें, जैसे अमेरिका में कहते हैं जी कैच 22 सिचुएशन, एक लफ्ज करते हैं, मतलब ये होता है कि डैम यू शुड डू एंड डैम यू डोंट। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि कतई नजर से इससे कौन जीता है कौन आता है, इट्स ए कैच 22 सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इमरान खान साहब ने, हम सारी बातें इमरान को प्रेजेस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, इसार भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करें, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने इस इन द इवेंट ऑफ थिंग्स उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। मसलन फौज के ऊपर या सेशन के ऊपर इमरान खान का सबसे ज्यादा प्रेशर क्या हो सकता है? पब्लिक ओपिनियन। इमरान खान साहब ने पहली बात यह है कि लड़ाई को जिस नहज से लेके गए हैं, मत भूलें कि नवाज शरीफ जैसे 3 बातें की थी। पहली बात की थी मुझे क्यों निकाला, एसोसिएशन ने इसका बुरा बनाया। दूसरी कहा जी खिलाई मकबूल, एसोसिएशन ने कहा ओहो ये तुम्हारे पर डायरेक्ट अटैक है। और फिर तीसरी बात कहा कि वोट को इज्जत दो, और उन्होंने कहा अच्छा ये हमसे कह रहे वो इज्जत दो। अब ये जो बिलवास्ता जो है जो भी है इनडायरेक्टली नवाज शरीफ साहब ने कहा, उसको फौज ने कहा कि हमारे ऊपर हमें मिलाने की कोशिश की गई है। पूरी माफी नवाज शरीफ साहब को कागजों में शायद आज भी ना मिली हो। अब इमरान खान साहब उसके मुकाबले में बता दें, उनका तो जानवर। अब इमरान खान का एक और प्रॉब्लम था, वो जैसे उनको पिछराई मिली जो कि जिससे वो जिसी तलाश में वो पिछले 20-25 28 साल से अपनी सियासत के अंदर जो गर्क हुए थे, वो एकदम जब मिली पॉपुलैरिटी, पहली फर्स्ट टाइम उनको जेन्युइन पॉपुलैरिटी मिली। मगर ना 2018 के इलेक्शन ही मिलते थे, 2013 के जमानतें जब्त होती थी इमरान खान साहब उससे पहले। अब उस पॉपुलैरिटी के ऊपर इमरान खान साहब ने उसको बढ़ाते गए। मैंने तहरीक इंसाफ वालों को इमरान खान को पैगाम में जो है, हजूर इसको आप कैप कर दें, थोड़ी पॉपुलैरिटी को शेड कर दें, आपके लिए काफी है। और अब फौज को इसको स्पेस दें ताकि लड़ाई ना चली जाए। उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद वो इतने जेन उनका मारूफ हो गया कि एक आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट के लिए एक ऐसा काम किया कि जो जिसका कोई जो सुलहनामा है ही नहीं। आपने पूरी फौज के खिलाफ जब किसी जो बंदा कमांडर बन जाए ना, फिर उसके खिलाफ फौज जो है कोई बात सुनती नहीं है। आपने जुलूस निकाले, लॉन्ग मार्च किया। लेकिन आप ये जो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब पब्लिक नहीं निकाल सके। 25 मई 2022 को उन्होंने 30 लाख बंदे लाने थे, 3000 नहीं लाए। 26 नवंबर को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवानी थी, नहीं रुकवा सके। साइफल खेलना था, नहीं खेल सके। लेकिन 26 को बंदे नहीं जा सके। फिर 2.5 लाख बंदे आपने जेल भरो तहरीक में एक दिन में करने थे, 5 दिन में सिर्फ 200 बंदा पूरा नहीं कर सके। ये बातें चंद बातें ये है कि उससे सेशन को ये पता चल गया कि इमरान खान साहब हमारे खिलाफ पब्लिक को उकसाने में, भड़काने में, सड़कों में के लाने में वो नाकाम हो चुका। ये एक ऐसा हौसला वाली बात है कि जिस कुछ भी निकले, लेकिन उन्होंने अमलन देखा। फिर इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के बाद 5 कॉम्प्रिहेंसिव हड़तालों की कॉल दी और वो नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि वो इतने कोई वो नहीं बनना ताकतवर के जो तस्वीर ना हो सके। ठीक है हफीज अफजुल्ला न्याज़ साहब, बिल्कुल वजाहत के साथ बयान कर ली। मैं इफ्तिखार साहब से अब पूछता हूँ, वक्त बहुत कम रह गया। इफ्तिखार साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे इस पूरी गुफ्तगू को? सर मैं तो कंक्लूड करूंगा, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के मसाइल को देखें। आपके नौजवानों को कल जिस तरीके से शहीद किया गया पुलिस के नौजवानों को डाकुओं ने, गुंडों ने, बदमाशों ने एक रॉकेट लॉन्चर मार के, सोचना चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन देना किसका काम है। और इतना बड़ा अदारा जो खरबों रुपया खर्चा जाता है जिसपे, उसके नतीजा क्या निकलता है कि डाकुओं के पास तो रॉकेट लॉन्चर है और जिन लोगों ने उनके साथ लड़ना है वो बेचारे बेबस हैं। हमें अपनी इस बेबसी को खत्म करके रियासती अदारों को मजबूत करना होगा, इनको अवाम के खिदमत गुजार बनाना होगा। मेरे नजदीक सबसे अहम चीज ये है और उसके लिए हमें एक इस सियासी बुरान से निकलना है। इस मुल्क में सुकून आना चाहिए ताकि बाकी अदारे अपने फराइज को सरअंजाम दें। ठीक बात, बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने रियासती अदारों को मजबूत बनाना होगा ताकि इस मुल्क में एक तरह का इस्तेहकाम आए। बहुत बहुत शुक्रिया
तमाम पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत खुलकर बातें की। इनकी रोशनी में हम सोच सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।